नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। हाल ही में मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRI को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 से वर्ष 2023 की कोविड रिकवरी चरण अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना है। आइए अब इस योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अंशदान का कर्मचारी भविष्य निधि में भुगतान करेगी। ये अवधि 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद और 30 जून 2021 तक को संदर्भित करती है। कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रूपए से कम है और वो किसी ऐसे संस्थान में कार्यरत नहीं था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से पंजीकृत था, तो वो इस योजना के लिए पात्र होगा। EPFO ये सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तरीका अपनाएगा कि ABRI और EPFO द्वारा लागू की गई किसी अन्य योजना के लाभ ओवरलैप न हो रहे हों। हालांकि इस संदर्भ में कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं, जैसे केवल निम्न आय और निम्न कौशल युक्त रोजगार को प्रोत्साहन। कई प्रतिष्ठान EPFO में पंजीकरण की स्थिति के कारण लाभ नहीं उठा पाएंगे। आइए अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में भी जानते हैं। इस योजना को 20 जून 2020 को आरंभ किया गया था। ये योजना कोविड-19 के प्रकोप के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा इन 6 राज्यों में वापसी करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करेगी। इस अभियान के अंतर्गत टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इसमें 116 आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विविध कार्यों के विकास के लिए 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसे 125 दिनों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया गया था। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संपूर्ण देश में PM वाणी के तहत सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी PM वाणी का उद्देश्य देश भर में सरलता से उपलब्ध सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है। ये व्यवसायों को वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान करेगा। इन सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। PM वाणी नेटवर्क सेवा को विभिन्न अभिकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाएगा, जिनमें मुख्य हैं पब्लिक डेटा ऑफिस यानी PDO, जो केवल PM वाणी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों की स्थापना, रखरखाव और संचालन करने का कार्य करेंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा भी प्रदान करेंगे। और दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस समूहों यानी PDO एग्रीगेटर। ये पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का कार्य करेंगे। तीसरे हैं ऐप प्रदाता। ये पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे। इसके अलावा PM वाणी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के बाद मोबाइल ऐप में वो जानकारी शामिल करेंगे। सेंट्रल रजिस्ट्री, इसका रखरखाव आरंभिक स्तर पर टेलीकॉम विभाग यानी CDOT द्वारा किया जाएगा। ये ऐप सेवा प्रदाताओं, PDOs और PDOAs की जानकारी भी रखेगा। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020 जारी की है। ये रिपोर्ट वर्ष 2030 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों के बीच के अंतराल की वार्षिक समीक्षा प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। विश्व पेरिस समझौते के लक्ष्यों से परे इस शताब्दी में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ रहा है। कोविड-19 संकट वैश्विक उत्सर्जन में केवल अल्पकालिक कमी ही कर सकता है। इससे वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। आपको बता दें कि ये लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि देश मजबूत विकार्बनीकरण को शामिल करने वाले आर्थिक सुधारों को आगे नहीं बढ़ाते। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2010 से औसतन 1.4% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में वनाग्नि की घटनाओं में हुई वृद्धि के कारण इसमें 2.6% की तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है। G20 देशों से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है
पिछले एक दशक में शीर्ष 4 उत्सर्जकों में चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत ने भू-उपयोग परिवर्तन के बिना कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% का योगदान किया है। आइए अब जानते हैं इसके संभावित उपायों को। निवल शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को बढ़ाकर ग्रीन पैंडेमिक रिकवरी का आह्वान करना। इसके अलावा कोयले से संचालित विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध रीति से समाप्त किया जाना, साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युतीकरण के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र का पूर्ण विकार्बनीकरण करना। अगली खबर रक्षा एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण के अंतर्गत डीआरडीओ ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का उपयोग करके अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक तकनीक है जो सममित एन्क्रिप्शन कुंजी यानी सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कीज के वितरण को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करती है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में एन्क्रिप्शन कुंजी को फाइबर ऑप्टिक केबल में क्यूबिट के रूप में प्रेषित किया जाता है। जिस प्रकार परंपरागत कंप्यूटिंग में बिट्स का उपयोग बुनियादी संसाधनों के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है। ये 2 संचार पक्षों को उन दोनों द्वारा साझा की गई और उन्हें विशेष रूप से ज्ञात एन्क्रिप्टेड की के माध्यम से साथ आने में सक्षम बनाता है। इसलिए वे केवल इसका उपयोग संदेशों को एन्क्रिप्ट करने और डिक्रिप्ट करने के लिए कर सकते हैं। यदि कोई अवैध संस्था संचार को पढ़ने का प्रयास करती है, तो इससे फोटोन पर एन्कोडेड क्यूबिट्स अव्यवस्थित हो जाएंगे। इससे प्रसारण अशुद्धियां उत्पन्न होंगी, जिसके कारण अंतिम वैध उपयोगकर्ताओं को तुरंत सूचित किया जाएगा। आइए जानते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व। इससे सुरक्षित संचार सुनिश्चित होगा, जो रक्षा और सामरिक एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये मानकों को परिभाषित करने के साथ साथ क्रिप्टो प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा, जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का उपयोग कर सकती है। क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों को सक्षम बनाएगा। कोच्चि के मुख्य भूभाग और लक्षद्वीप समूहों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों, जिनमें कावारत्ती, कलेपनी, अगती, अमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चिटलाट, किल्तान और कदतम के बीच एक प्रत्यक्ष दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इस योजना को संचार मंत्रालय के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस योजना को मई 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना उच्च बैंडविड्थ प्रदान करेगी। ये ई गवर्नेंस सेवाओं, मत्स्य क्षेत्र की क्षमता का विकास, उच्च मूल्य पर्यटन, दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन सुविधाओं आदि के वितरण में सहायता करेगी। वर्तमान में लक्षद्वीप के लिए दूरसंचार कनेक्टिविटी केवल उपग्रहों के माध्यम से प्रदान की जा रही है, लेकिन यहाँ उपलब्ध बैंडविड्थ की क्षमता मात्र 1 Gbps है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित, मजबूत, विश्वसनीय और वहनीय दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता संपूर्ण देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप के द्वीपों में लॉजिस्टिक सेवाओं का एक विशाल हब बनने की क्षमता विद्यमान है। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से संयोजित किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर केबल सिग्नल भेजने के लिए विद्युत के स्थान पर प्रकाश का उपयोग करती है। प्रकाश केबल की परतों से निरंतर टकराते हुए फाइबर ऑप्टिक केबल में आगे बढ़ता है। प्रत्येक प्रकाश कण यानी फोटोन निरंतर आंतरिक परावर्तन के साथ पाइप में तीव्र गति से प्रेषित होता है। ऑप्टिक फाइबर केबल लंबी दूरी के लिए दूरसंचार और उच्च गति से डेटा प्रसारण में सहायक होती है। ये गैर धात्विक होती है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होती है। ये हस्तक्षेप संचरण की गति को कम कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। बेटर देन कैश अलायंस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित बेटर देन कैश अलायंस 75 से अधिक सरकारों, कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी है। ये सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नकदी के स्थान पर उत्तरदायी डिजिटल भुगतान विधि के अंगीकरण को त्वरित करता है। ये दक्षता, पारदर्शिता,
महिलाओं की आर्थिक सहभागिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भुगतान को डिजिटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत वर्ष 2015 में इस गठबंधन का सदस्य बना था। हाल ही में भारत और बेटर देन कैश अलायंस ने फिनटेक समाधानों पर एक संयुक्त पीयर लर्निंग एक्सचेंज का आयोजन किया है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग। हाल ही में आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के परिसर में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग स्थापित करने पर कार्य आरंभ करने का निर्णय किया है। ये निर्धारित किया गया है कि एम्स का सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च CIMR कोविड के बाद उपचार पर अध्ययन करने के लिए आयुर्वेद और योग के साथ एक एकीकृत प्रोटोकॉल विकसित कर सकता है। ये कदम आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। शहरी शासन सूचकांक 2020, इसे हाल ही में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स राज्यों को इस आधार पर रैंक प्रदान करता है कि वे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन के वास्तविक सशक्तिकरण के संदर्भ में किस स्तर पर हैं। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार ओडिशा ने शहरी प्रशासन में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि मणिपुर और नागालैंड सबसे निचले स्थान पर हैं। सूचकांक से स्पष्ट होता है कि किसी भी राज्य ने संविधान की 12वीं अनुसूची, जो कि नगरपालिकाओं से संबद्ध है, इसमें उल्लिखित 18 कार्यों को अपने शहरी निकायों को प्रत्यायोजित नहीं किया है। विकेंद्रीकृत पोषण शासन। हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक विकेंद्रीकृत संरचना के निर्माण के लिए समुदाय केंद्रित सहयोगिनी मातृ समिति या मातृ सहयोगी समितियों का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी ICDS के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। सहयोग मातृ समिति को स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदाता संस्थानों की जवाबदेही तय करने का अधिकार होगा। ये सतर्कता समिति के रूप में कार्य करने और पोषण एवं मातृत्व पात्रता कार्यक्रम के सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए भी अधिकृत हैं। ये उपाय कार्यक्रमों में विकेंद्रीकरण की प्रभावकारिता का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ देश के शेष राज्यों में भी अनुकरणीय होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मांस का अत्यधिक सेवन किया जाता था। उत्तर पश्चिमी भारत के स्थलों में नए अध्ययन के अनुसार सैंधव जनों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें गोमांस भोजन में व्यापक रूप से शामिल था। इस अध्ययन में शूकर, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के मांस के साथ साथ डेयरी उत्पादों जैसे पशु उत्पादों के सेवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृत्तिका शिल्प यहाँ से प्राप्त सर्वव्यापी कलाकृतियों में से एक है। मृग, एंटीलोप, गेजेल जैसे वन्य जीवों की प्रजातियां, पक्षी और नदी या समुद्री संसाधन भी कम अनुपात में पाए गए हैं। सैंधव सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत एवं अफगानिस्तान के बड़े हिस्से तक विस्तृत थी। पाबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, इसे लघु काजीरंगा के रूप में भी जाना जाता है। इसका कारण ये है कि ये विश्व में गेंडे के उच्चतम घनत्व और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम में गेंडे की दूसरी सबसे अधिक सघनता को दर्शाता है। ये असम में स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण में गरंगाबील और उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित की गई है। अभयारण्य में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं तेंदुए, एशियाई जल भैंस, जंगली बिल्लियां, फ्लाइंग फॉक्स, जंगली शूकर, फिशिंग कैट, छोटी नाक वाले फलाहारी चमगादड़ यानी फ्रूट बैट, भौंकने वाले मृग यानी बार्किंग डियर और ग्रे मार्क श्रू आदि। वैश्विक राष्ट्रिक धन निधि निवेश। भारत निजी क्षेत्र में वैश्विक राष्ट्रिक धन निधि निवेश के मामले में चीन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त देश बन गया है। ये निवेशकों के लिए भारत के बढ़ते आकर्षण का संकेत है। सोवरेन वेल्थ फंड एक ऐसी निवेश निधि होती है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकार के स्वामित्व में होती है। ये निधियां सामान्यतः बॉन्ड, स्टॉक, स्वर्ण और रियल एस्टेट जैसे वित्तीय साधनों में निवेश करती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।